राधे राधे बच्चों। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर, एनसीईआरटी ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, आवाज आ रही है? हाँ, क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग, यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स by putting it inside a hollow conductor. Can you shield a body from the gravitational influence of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or by some other means? अच्छा, पहले तो ये समझते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स होती क्या है। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ये अपनी फोर्स लगाता है, तो आपको ये बोलना है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो होती है 1/4πε0। ये अगले साल आप पढ़ोगे। ये आपका कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो ये कांस्टेंट चेंज होगा, ये कांस्टेंट चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपके जिस कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, बाकी फॉर्मूला ये भी सेम है, यहां मास की जगह चार्ज आ जाता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो वो कह रहा है अगर मैं इसको भी किसी डब्बे में रख दूं, वहां पर हम शील्डिंग करते हैं, वहां शील्डिंग में हम मीडियम को ब्रेक करके बाहर उसका असर जाने नहीं देते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया जा सकता। ग्रेविटेशनल फील्ड को किसी चीज के अंदर रख के उसको रोका नहीं जा सकता। तो वो कह रहा है कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट inside a hollow sphere? No. Or by some other means? तो पहले का आंसर तो है नो। दूसरे का आंसर, an astronaut inside a small spaceship orbiting around the earth cannot detect gravity if the space station orbiting around the earth has large size. अगर साइज लार्ज होगा तो उसका मतलब अगर इससे है कि उसका मास भी ज्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा। कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी? यस। अगर साइज बढ़ने से उसका मास बढ़ता है, मास बढ़ने से ग्रेविटी बढ़ती है, तो वो डिटेक्ट किया जाए, तो वो डिटेक्ट कर सकता है ग्रेविटी को। तो बी का आंसर है यस। तीसरा, इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन टू दैट ड्यू टू द मून, अच्छा, यू वुड फाइंड दैट द सन्स पुल इज ग्रेटर देन मून्स पुल। ठीक है, you can check this yourself using the data available in the succeeding exercises. However, the tidal effect of moon's pull is greater than the tidal effect of sun. जो tidal effect होता है वो होता है जो हमारी अर्थ पे जो समुद्रों में पानी है, जो सी में पानी है, उसको खींचता है मून। तो हम ये कहेंगे मून का डिस्टेंस सन के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए मून का टाइडल इफेक्ट ज्यादा है। वैसे ग्रेविटी जो है वो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन की ज्यादा, क्योंकि सन का मास ज्यादा है, सन का मास मून के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लेकिन मून अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू सन, इसलिए उसका टाइडल इफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज या डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड? डिक्रीज। क्यों? फॉर्मूला क्या है? जी एच इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर एच को इंक्रीज करा तो जी एच डिक्रीज करेगा। ठीक बात, चाहे हाइट इंक्रीज करे चाहे डेप्थ इंक्रीज करे, दोनों ही केस में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला है जी 1 माइनस डी बाय आर। अगर मैं इस चीज को बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव, घटने वाली चीज बढ़ेगी, घटने वाली चीज बढ़ेगी तो आपकी डेप्थ के साथ भी हाइट के साथ भी ग्रेविटी घटती है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी सरफेस पे होती है। बी पार्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। अभी बताया डिक्रीज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी। देखिए ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहां मास ऑफ बॉडी नहीं आता, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ अर्थ तो है इसके फॉर्मूले में। ठीक,
चलिए सी केस हो गया, ए बी सी, द फॉर्मूला माइनस जी एम एम ब्रैकेट में 1/r² माइनस 1/r2 माइनस 1/r1 इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला mg r2 माइनस r1। इससे ज्यादा एक्यूरेट ये फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल जी में है। कैपिटल जी का मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए ज्यादा फॉर्मूला करेक्ट है एज कंपेयर टू ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था। असलियत में ये उस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करके आप उस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैपिटल जी जो है वो वेरी नहीं करता। स्मॉल जी तो अर्थ के लिए भी कांस्टेंट नहीं है। जो अर्थ का 9.8 लेते हैं वो अर्थ की अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, कहीं 9.7 होता है, कहीं 9.6 भी होता है। चलिए सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट that went around the sun twice as faster the earth। अच्छा, अब यहां पर फास्टर का मतलब है हाफ टाइम लेगा एज अर्थ, आधे साल में वो चक्कर काट लेगा। व्हाट वुड बी इट्स रेडियस या ऑर्बिटल साइज? ठीक है, बता देता हूं। पी, जो भी वो प्लैनेट है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम 4π² बाय जी एम आर प्लैनेट क्यूब। तो यहां पर मैं मास सन का ले रहा हूं, और अगर मैं यहां पे अर्थ का टाइम पीरियड लेता हूं तो भी मास सन का ही लेता हूं और रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट जो है हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू, ये हिस्सा तो कट गया आपका, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो मुझे निकालना है, रेडियस ऑफ अर्थ जो मैं जानता हूं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा इसको भी काट सकते हो आप। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ के क्यूब मल्टीप्लाई में हाफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब। ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? पहले इसको क्यूब को बदल लेगा, क्यूब रूट बन जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है जी? वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका क्यूब है वो कट जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर, ये आएगा आंसर आपका। ठीक है, इसको नोट करो। कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आप शायद 10th पास हो, तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। चलिए आगे चलते हैं। IO वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ठीक है, सैटेलाइट है कोई जुपिटर का, हैज ऑर्बिटल टाइम पीरियड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ऑर्बिटल टाइम पीरियड दे रखा है, रेडियस दे रखा है, so that the mass of Jupiter is about 1000 that of Sun। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ आयु इज इक्वल्स टू 4π² की मास जिसके चारों ओर आयु घूम रहा है वो है जुपिटर, और रेडियस ऑफ आयु का क्यूब। मेरे पास रेडियस दिया, टाइम पीरियड दिया, क्वेश्चन में चेक करो दे रखा है टाइम पीरियड रेडियस। फिर ले लो आप अर्थ का रेडियस, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो मैं जानता हूं 365 डेज, 4π² जी मास ऑफ सन और रेडियस ऑफ अर्थ जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मास ऑफ सन और मास ऑफ जुपिटर की रेशियो आ जाएगी, और अगर मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय मास ऑफ जुपिटर करीब करीब 1000 टाइम्स आई रेशियो, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों चीजें दे रखी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। टाइम पीरियड ऑफ आयु दे रखा है इतने डेज, टाइम पीरियड ऑफ और रेडियस ऑफ आयु दे रखा है इतना, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मैं जानता हूं 365 डेज, डेज से डेज यूनिट कट जाएगी। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यहां पर भी मीटर में दे रखा है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू भी मैं जानता हूं 1.5 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, तो सारा हिसाब किताब देख लो, फिर आगे चलते हैं।
फिर वही वाली बात, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, इसको नोट करो, क्वेश्चन को रीड करो, फिर आगे बढ़ो। चलिए, लेट अस एज्यूम that our galaxy consists that much stars, each of one solar mass. सोलर मास करीब 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी होता है। तो सोलर मास होता है आपका 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी, और नंबर दे रखे हैं आपको ऐसे स्टार्स के 2.5 10 की पावर 11 स्टार्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस भी दे रखा है आपको 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। कितना टाइम लेगा वो चक्कर काटने में। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले मास निकालो। मास होगा 2.5 10 की पावर 11 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी, ये हो गया मास। फिर फॉर्मूला लगाओ टी स्क्वायर, जो टाइम मांग रहे हो 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, जी मास जो अभी हमने निकाला है आर का क्यूब, ये रहा आपका। लाइट ईयर में कन्वर्ट करना आता है, मैं कर देता हूं 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ये ध्यान रखो, लेसन नंबर 2 में याद कराई थी चीजें। ठीक है, फिर वही वीडियो पॉज करो, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो, आंसर नोट करो, फिर आगे बढ़ो, और कृपया करके इसको पूरा सॉल्व करो। चलिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इफ द जीरो potential energy is at infinity, the total energy of orbit of satellite is negative of its kinetic energy और potential energy। total energy kinetic energy का लो मैं लिख देता हूं, total energy is equals to minus of kinetic energy is equals to half of potential energy। ये मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया। The energy required to launch a orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more or less the energy required to project a satellite orbiting at the same height out of the Earth's influence। ठीक है, कह रहा है एनर्जी जो चाहिए लॉन्च करने के लिए ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, वो ज्यादा होगी या कम होगी, वो उस एनर्जी से जो रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट, प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट आउट ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस। अगर कोई चीज ऑर्बिट कर रही है, ऑर्बिटिंग करती हुई चीज के पास पहले से ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को थोड़ी सी और वेलोसिटी दी, एस्केप आउट हो जाएगी, लेकिन जो स्टेशनरी चीज है उसको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, तो लेस होगा इसका आंसर। रीड करो इसको, फिर वही वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, चलिए आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, डज एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन। एस्केप स्पीड किस किस बात पे डिपेंड करती है, हम एस्केप स्पीड का फॉर्मूला लिख देते हैं, अंडर रूट जी एम बाय आर, या अंडर रूट 2gm बाय आर, सॉरी 2 भी आता है, या 2gr। ठीक है, तो वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है, नहीं, लोकेशन पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, नहीं। हाइट पे डिपेंड करती है, हाँ, इस आर के अंदर आपका आर प्लस रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच छुपा हुआ है, आर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चेक करो। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन is a highly elliptical orbit. In a highly elliptical orbit, does the comet have constant linear speed? जब कोई elliptical orbit में घूम रहा होगा,
तो उसकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। जब वो सन के पास होगा तब ज्यादा होगी, जब सन के दूर होगा तब कम होगी। एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। मिनट कम्स वेरी क्लोज, न्यूक्लियर मास लॉस। अच्छा, ये नीचे वाली लाइन को छोड़ो, बस इस दो पॉइंट्स को समझो। चलिए रीड क्वेश्चन, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू afflict an astronaut in space? Swollen feet, swollen face, headache, orientational problem। अच्छा, तो कह रहा है जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाएगा तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उसके पैर सूज सकते हैं, अच्छा उसका चेहरा सूज सकता है, उसको हेडेक हो सकता है, या ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि उसके पैर सूज जाएंगे, स्वेलन फीट तब होते हैं जब वजन ज्यादा पड़ता है, ठीक है, और पैर की तरफ जो प्रेशर होता है वो ज्यादा लगता है। लेकिन जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में होगा तो उसका वजन कम हो जाएगा, तो उसका सारा का सारा जो ब्लड का प्रेशर होगा वो फेस की तरफ आएगा। एक केस हेडेक बताता हूं उसका, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम भी आएगी उसको, ठीक है। एक, उसके पैर नहीं सूजेंगे क्योंकि उसका वजन ज्यादा नहीं लग रहा, और हेडेक भी उसको नहीं होगी क्योंकि वो तुम्हें पढ़ा नहीं रहा है। ये तभी होती है जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। और ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम, हाँ ये हो सकती है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, बी और डी। मेरे को बी लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइजेस, अच्छा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द गिवन वंस। द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, पहले बता दो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होती क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर। जो छोटा एम है उसे हम 1 kg ले लेते हैं, तो जी एम बाय आर स्क्वायर होती है आपकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एरो। ठीक है, बाय एरो, ये एरो है डाउनवर्ड, ठीक है। अगला केस, फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अच्छा, सी पर थी तो ये थी, पी पर क्या होगी, वो भी डाउनवर्ड। इसमें ई आंसर होगा, पी वाले में नीचे की तरफ ई आंसर है, और सी वाले में नीचे की तरफ सी आंसर है, ठीक है। तो जो भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लगेगी ऑलवेज डाउनवर्ड। आगे चलते हैं। रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट जीरो। अच्छा, एक अर्थ से हमने रॉकेट भेजा सन की तरफ, तो कहां जाके उसकी, तो हम कहेंगे जो फोर्स उस पर लग रही है अर्थ से, अगर वो इक्वल हो जाएगी फोर्स लग रही है जो सन से, तो वहां जाके एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट इज जीरो। जब ये दोनों इक्वेट करेगी, ये होगा आपका जी मास ऑफ रॉकेट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जो हम ढूंढ रहे हैं। ये होगा जी मास ऑफ रॉकेट मास ऑफ सन डिवाइड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.1 1.5 10 की पावर 11 मीटर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो जो चीजें कट रही है अगर मैं उनको काट देता हूं, तो मास ऑफ अर्थ मेरे पास होता है 10 की पावर 24 रेंज में, 6 इंटू 10 की पावर 24। मास ऑफ सन मेरे पास होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 की रेंज में। तो यहां से मेरे पास x आ जाएगा अगर आपको बेसिक कैलकुलेशंस आती है तो। 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को पॉज करो और नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, चलिए। हाउ विल यू वे सन, दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी 4 पाई स्क्वायर बाय जी मास ऑफ सन
मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ उसने दे दिया, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मैं जानता हूं 365 डेज, ठीक, तो मास ऑफ सन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपको भैया मास ऑफ सन तो मुझे केजी में चाहिए, तो आप एसआई यूनिट में सारा काम करो, तो डेज को भी कन्वर्ट करो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, तब जाके ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम मल्टीप्लाई में आर क्यूब, कई बार आ चुका है। केपलर का थर्ड लॉ है, अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, हाउ फार इज सैटर्न फ्रॉम द सन इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच। सबसे पहले आप ये लो, वो कह रहा है कितना दूर होगा सैटर्न, अगर इतना टाइम ज्यादा साल लेता है वो, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न इज इक्वल्स टू 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, ये हमें दिया हुआ है। रेडियस ऑफ सैटर्न हमें नहीं दिया हुआ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मैं काट ही दूंगा तो निकालने की जरूरत नहीं, और रेडियस ऑफ अर्थ मुझे दिया हुआ उसने 1.5 10 की पावर 8 किलोमीटर, उसको मैं 11 मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड ऑफ सन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन, मैं इसको सन क्यों लिख रहा हूं, ये सैटर्न है, एस फॉर सैटर्न, मल्टीप्लाई में 20 नहीं, रेडियस ऑफ सैटर्न क्यूब डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। अब मेरी बात सुनो, इस टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न को हटा दो और ये लिख दो 29.5 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है यहां पे, कट रहा है, कट रहा है, ये भी कट रहा है, इन दोनों काटो तो टी का टाइम पीरियड कट रहा है, तो बचा क्या 29.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सैटर्न का क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहां से रेडियस ऑफ सैटर्न कितना आया, क्यूब रूट ऑफ 29.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रेडियस ऑफ। जल्दी से इसको नोट करेंगे, आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो। इस फॉर्मूले को हम 25 बार लगा चुके, अब तक तो रट चुका होगा। एक बार इसको नोट करना चाहो नोट कर लो जल्दी से, फिर वो स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर नोट करो, आगे बढ़ो। A body weight 63 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to Earth at height half of its radius? पहले मैं आपको बता दूं कि ये वेट है mg, तो अगर मैं m निकालना चाहता हूं तो मुझे वेट को g से डिवाइड करना होगा। मैं g क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 ले रहा हूं, तो 6.3 kg का मास है। पहले तो मैंने मास निकाला, बात सुनना मेरी, उसके बाद वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मुझे हाइट पर निकालने जीएच, जीएच होता है आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में जी। अब मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, इसमें मैं हाइट ऐड कर रहा हूं। अच्छा, तो रेडियस को रेडियस के फॉर्म में दे रखा है, तो उसको उसी फॉर्म में रखो, आसान हो जाएगा। देखिए, आर स्क्वायर आर प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू जी, तो यहां से आपके पास जी एच आ जाएगा, और मुझे क्या निकालना है, वेट एट हाइट h विच इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई में जी एच। ये वेट 63 से कम ही होगा, जो भी वेट आएगा ये 63 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप
सरफेस से ऊपर जाते हो या सरफेस से नीचे जाते हो। इसी एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन था। तो आपका जी कम होता है, जी कम होगा तो वेट भी कम होगा। क्वेश्चन को रीड करो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weight halfway down to the center of earth? ठीक है, if weight is 250 न्यूटन ऑन सरफेस। मान लो अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर है जिसकी डेंसिटी हर जगह बराबर है, ठीक है, तो कितना उसका बॉडी, हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे द डाउन। अच्छा ठीक है, आप ना गड्ढा खोदते खोदते आधा अंदर चले गए अर्थ के, तो डेप्थ जो है वो r/2 है, तो जी डेप्थ निकालना पड़ेगा आपको। जी डेप्थ होता है जी 1 - d/r, जी 1 - r/2/r, जी 1 - हाफ यानी कि g/2। तो वो कह रहा है अगर आप खोदते खोदते आधे तक चले गए तो उसका वेट कितना बचेगा। वेट जो होगा उसका वो होगा mg/2, और mg मेरे पास उसने 250 न्यूटन दिया, ओरिजिनल वेट जो है वो mg है, तो अब उसका वेट बचेगा 125 न्यूटन। समझे? मेन फॉर्मूला जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो ये है। समझो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद स्पीड 5। चलिए इनिशियल स्पीड रॉकेट की 5 फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ। अच्छा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम, रॉकेट का मास ऑफ अर्थ दे रखा है, चलो रॉकेट का मास में कोई बात नहीं, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, बस ये इनिशियल एनर्जी है। और जब वो किसी हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वहां जाके रुक जाएगा, अभी तो वहीं तक पहुंचा। फाइनल उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, और ये हाइट मुझे निकालनी है। अब मैं कहूंगा टोटल एनर्जी इनिशियली जो थी वो टोटल एनर्जी फाइनली जो है उसके इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इस बात पे काम करेंगे हम। तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस माइनस का जी एम बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर प्लस एच। अब मेरी बात सुनो, जो उसने मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया वो तो वैसे कट गया, मास ऑफ रॉकेट, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मास की रिस्पेक्ट में आपका आंसर आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। चेक कीजिए, यहां पे इस क्वेश्चन में फंडा क्या लगाया, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो भाई साहब चल दिए। जब वो गए तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाके उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में जो रेडियस था, जो डिस्टेंस सिर्फ पहले रेडियस था, अब आर प्लस एच हो गया, ठीक है। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फाइनली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जल्दी से इस बात पे ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते। द एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2, ठीक है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस द स्पीड, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अब मान लो इनिशियली जब हमने उसको फेंका तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थ्राइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी थी, ठीक है।
अच्छा, अब वो पार करेगी, पार करने के लिए उसको एस्केप वेलोसिटी लगेगी, तो एक एस्केप वेलोसिटी तो उसको जाने के लिए चाहिए, बाहर निकलने के लिए दो एस्केप वेलोसिटी बच गई, ठीक है, ऐसे मानते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, वो यू स्क्वायर आपका 3 है, ठीक है, उसमें से एक एस्केप लग गई, हाफ एम बी ई स्क्वायर, दूसरी जो बची हुई लगी इससे बाहर निकला, आउट बोल रहा हूं मैं उसको, के आउट, हाफ एम बी आउट स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो वो इसके बराबर है, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी आउट का स्क्वायर, हाफ काटो मास काटो इक्वेट करो, तो जिस वेलोसिटी जो बाहर आएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर जो इनिशियली थी माइनस बीई का स्क्वायर, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, यू स्क्वायर है क्या, टाइप्स ऑफ बीई का होल स्क्वायर माइनस बीई, यानी कि 9 बीई का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना है, रूट 8 वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी, 2 रूट 2, इस वेलोसिटी से वो बाहर निकले, एस्केप, ठीक है, क्वेश्चन को समझो बेटा, हमने कहा हमने काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी से फेंका, उसमें से एक काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा किसमें लग गया, उसको एस्केप कराने में, जो बची हुई है वो निकाल, तो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है। A satellite orbits the earth at height 400 kilometer above the surface, how much energy must be expended to rocket the satellite out the earth's gravitational influence, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर हाइट पे सैटेलाइट को घुमा रहे, वहां पर ठीक, वहां पर उसके पास अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये लीजिए, वहां पर उसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि वो बिल्कुल भी बाहर निकल जाए, अगर वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा तो मुझे मान के चलते हैं यहाँ पर इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्केप के साथ, फाइनली उसको हम एक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, हाफ एस्केप वेलोसिटी तक, इन लोगों को इक्वेट करो, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस प्लस हाइट इज इक्वल्स टू हाफ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और एस्केप वेलोसिटी जानते हैं क्या होती है, 11.2 किलोमीटर, ठीक है, तो उसने हमसे मांगा था हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी, इनिशियली भी हमने निकाल दी, यहां पर एनर्जी नहीं आती बेटा, यहाँ पर दोबारा देखते हैं पहले क्वेश्चन, देखिए
हमें हाइट दे रखी है, कितनी एनर्जी लगेगी उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकालनी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं पोटेंशियल एनर्जी माइनस जीएमएम बाय, क्या है आपका आर प्लस काइनेटिक एनर्जी इसी फॉर्म में 1/2 जीएमएम बाय आर, टोटल एनर्जी जी एम एम हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ जी एम एम बाय प्लस, ये वो एनर्जी है जो उसको लगेगी, टोटल एनर्जी कितनी लगेगी जिससे वो जो उसकी शॉक सेक्टर की लगेगी, ठीक है। इसी से अगर कितनी एनर्जी को लगी तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो बेटा, एक बार इसके आंसर को चेक कर लेना, यही टोटल एनर्जी आ रही है। अगर नहीं हो तो कमेंट में मैसेज कर, कमेंट कर देना नीचे, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, देखना किसी और क्या। क्वेश्चन नंबर 20, टू स्टार्स ऑफ ईच वन सोलर मास, ठीक है, आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। व्हेन दे आर डिस्टेंट 10 की पावर 9 किलोमीटर देयर स्पीड आर नेगेटिव, ठीक है। जब वो दोनों स्टार 10 की पावर 9 किलोमीटर दूर थे तो उनकी स्पीड ना के बराबर, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड विद व्हिच दे कोलाइड, रेडियस दे रखा है 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4, कुछ महान बच्चे इसको जोड़ के 10 की पावर 8 कर देते हैं, ये 2 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर, ठीक है। पहले इतना डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस पहले ना के बराबर की स्पीड थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं लेके चलते, अब लेके चलते, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जी एम एम बाय ये आ है माइनस जे एम बाय, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियली, 0। अब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम एम बाय, इसको मैं स्मॉल आर लिखता हूं, और काइनेटिक एनर्जी अब है वही निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जिससे वो टक्कर खाएंगे। अब बारी आती है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियली पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर होगी फाइनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जी एम स्क्वायर बाय आर माइनस जी एम स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू माइनस जी एम स्क्वायर बाय छोटा वाला आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। प्लीज तो यहां से आपका वी स्क्वायर आता है, फिर वही वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर नोट करो। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 21, टू हेवी स्फीयर ईच ऑफ मास 100 kg, radius 0.1 meter are placed 1 meter apart on horizontal table, तो बड़े बड़े स्फीयर हैं 100 किलो, ठीक है, जो 1 मीटर की दूरी पे रखे गए, जिनका खुद का रेडियस 0.1 मीटर है। What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the center? इसके मिड पॉइंट पर क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल। अब अगर मैं फोर्स लगा दूं तो वो आएगा आपका एम एम
बाय आर स्क्वायर, है ना। एक इससे आएगा, एक इससे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो जीरो हो जाएगा। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट मिड पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। जितना फोर्स इससे आएगा उतना ही फोर्स इससे आएगा, इक्वल और अपोजिट तो कट जाएगा। दूसरी चीज क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल से ऐड जी एम बाय आर। आर कितना है, 0.5 मीटर प्लस जी एम एम बाय, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल। जल्दी से इसको चेक करो और नोट करो। चलिए नोट, चले आगे, ठीक है। अच्छा, ये है आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। यहां पे आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए हैं। एडिशनल क्वेश्चन की मैंने सारे चैप्टरों की एक साथ वीडियो बना दी थी, उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक